पहला प्रश्न आपके सामने है, गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर का चयन करना है। तो आइए जल्दी से इसका जवाब देख लेते हैं। तो जो जिन जंतुओं का रुधिर गर्म होता है, वे जंतु जो होते हैं अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। वैसे जंतु जिनका खून यानी कि जिनका ब्लड जो होता है गर्म होता है, वे अपने शरीर के तापक्रम को, अपने शरीर के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इनको हम कहते हैं समतापी, होमियोथर्मल इनको कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा मछली नहीं है। तो इसमें से जो मछली नहीं है वो है आपका स्टार फिश। स्टार फिश जो होती है, आपको नाम से लग रहा होगा कि यह मछली, लेकिन यह मछली नहीं होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपकी स्टार फिश है यह मछली नहीं होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कुछ जो जंतु होते हैं, कुछ जो समुद्री जंतु होते हैं, उनके नाम जो हैं मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु वे मछलियां नहीं होती हैं। जैसे आपका स्टार फिश हो गया, स्टार फिश के अलावा आपका जेली फिश हो गई, जेली फिश के अलावा आपकी कौन सी फिश हो गई, तो सिल्वर फिश हो गई, कैटल फिश, ये सभी आपकी मछलियां नहीं होती हैं, बल्कि इनका जो नाम है मछलियों से मिलता जुलता होता है, परंतु ये मछलियां नहीं होती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टार फिश जो है आपकी मछली नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मीन यानी कि मछली, दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक मछली आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपकी जो कैट फिश है, इसमें से आपकी जो कैट फिश है यह एक मछली है, एक वास्तविक मछली है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो कैट फिश है यह एक मछली है। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे बड़ा स्तनपायी इसमें से कौन सा आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि सबसे बड़ा जो मैमल है इसमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे बड़ा जो स्तनपायी है वो आपको मिलेगा व्हेल मछली। तो आप इसे याद रखिएगा, जो व्हेल मछली है यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, व्हेल मछली। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम होती है, यानी कि जो दांत वाली व्हेल मछलियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी व्हेल मछली कौन सी होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जितनी भी आपकी दांत वाली व्हेल मछलियां होती हैं उनमें सबसे विशाल होती है आपकी स्पर्म व्हेल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्पर्म व्हेल होती है वह दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चा पैदा नहीं करता, यानी कि इसमें से 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन अंडे देता है वह सीधे बच्चा पैदा नहीं करता। तो इसमें से आपका जो एकिडना है, एकिडना इस प्रकार से आपका लिखा जाता है, एकिडना। तो आपका जो एकिडना होता है यह अंडे देता है और सीधे बच्चा पैदा नहीं करता। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो एकिडना है यह एकमात्र अंडा देने वाला स्तनपायी जीव है। इसे आप याद रखिएगा, यह एकमात्र अंडा देने वाला स्तन
पाई जीव है आपका एकिडना, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उड़ने वाला स्तनपाई इसमें से कौन सा है जीव? इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि जो उड़ने वाला स्तनपाई है वो कौन सा है? तो चमगादड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चमगादड़ होता है यह उड़ने वाला स्तनपाई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चमगादड़ जो है यह उड़ने वाला स्तनपाई जीव है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो मैंने आपको भी बताया था, जो आपका चमगादड़ होता है यह उड़ता है लेकिन यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है, बल्कि यह स्तनपाई वर्ग में आता है। किस वर्ग में? तो यह स्तनपाई वर्ग का जीव है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है चमगादड़। तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत बार इससे रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका चमगादड़ है वह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉल्फिन को किस कैटेगरी में वर्गीकृत किया, यानी कि डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपकी जो डॉल्फिन होती हैं यह एक जलीय जीव होता है तथा यह एक स्तनपाई जीव भी है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, यानी कि यह स्तनी वर्ग का होता है, मैमेलिया वर्ग का होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका डॉल्फिन है यह एक क्या है? तो एक जलीय जंतु है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा हमारी जो गंगा नदी है, हमारी गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उस डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्तनी जीव है आपका डॉल्फिन। अगला प्रश्न आपके सामने है, एम्फीबिया हम किसे कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एम्फीबिया होता है वह क्या बताता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो एम्फीबिया का मतलब होता है जल एवं स्थल, यानी कि पानी में और भूमि पर दोनों पर ही रहने वाले जो पशु होते हैं उनको हम एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जल में और स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को हम एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव सदृश लघुत्तम कपि इसमें से कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मानव सदृश लघुत्तम कपि इसमें से आपका है गीबन, तो आप इसे याद रखिएगा। जो आपका गीबन होता है यह मानव सदृश लघुत्तम कपि माना जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए यानी कि गीबन वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नील गाय को किस कुल, मतलब नील गाय जो होती है यह किस कुल में आती है? आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुल की बात हो रही है। तो जो आपकी नील गायें होती हैं यह किस कुल में आती हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो नील गाय होती है हिरन के कुल के अंतर्गत आती हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। यह एक विशालतम मृग की प्रजाति है, हिरन की प्रजाति, आप इसे याद रखिएगा। यह एक विशालतम मृग की प्रजाति होती है नील गाय। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हिरन के कुल में आती है आपकी नील गाय। तो ऑप्शन डी आपका 100% सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाया जाता? यानी कि इसमें से 4 जो जंतु आपके सामने दिए गए हैं, इन 4 जंतुओं में से किसमें खूर नहीं पाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो गीदड़ होता है, गीदड़ में जो है खूर नहीं पाया जाता है, यानी कि गीदड़ जो होते हैं ये कुत्ते का परिवार होता है उसी की एक प्रजाति होती है गीदड़। तो आप इसे याद रखिए, गीदड़ जो होते हैं कुत्ते के परिवार की प्रजाति होती है तथा इनमें जो है खूर नहीं पाया जाता है। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानवर दिए गए, हिरन हो गया, जेब्रा हो गया, घोड़ा हो गया, इन तीनों जानवरों में जो है खूर पाया जाता है, परंतु गीदड़ में जो है खूर नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा गीदड़ आपका जो है कुत्ते के परिवार का एक प्रजाति है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑक्टोपस क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ऑक्टोपस जो है एक मृदु कवची यानी कि एक प्रकार का मोलस्क होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका ऑक्टोपस है एक प्रकार का मोलस्क है, एक प्रकार का मृदु कवची है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आपका जो ऑक्टोपस होता है इसको हम डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं, ये नाम भी आप याद रखिएगा, डेविल होगा यहाँ पे। तो ऑक्टोपस को हम डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। तथा आपका जो ऑक्टोपस होता है यह एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है वो कौन सा है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका इसमें से स्क्विड है, स्क्विड जो होता है यह सबसे बड़ा
अकशेरुकी है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी। स्कविड ऐसे इस प्रकार से लिखाता है, स्कविड। तो स्कविड जो आपका होता है यह एक प्रकार का सबसे बड़ा कशेरुकी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी जो टोटल लंबाई होती है वह लगभग 12 से लेके 14 मीटर तक लंबा आपका होता है स्कविड। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जुगनू क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो जुगनू जो है आपके क्या है, तो ये कीट होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जुगनू होते हैं ये एक प्रकार के कीट होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कीट होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मकड़ी कीटों से भिन्न होती है, यानी कि जो मकड़ी होती है वह कीटों से भिन्न होती है, तथा आपको बताना है कि मकड़ी में कितनी टांगें पाई जाती हैं। यानी कि सिंपल सा प्रश्न में पूछा गया है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 6 टांगें, 8 टांगें, 10 टांगें या 12 टांगें। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो मकड़ी होती है उसमें 8 टांगें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो मकड़ी होती है वह कीटों की कैटेगरी में नहीं आती है। प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपकी मकड़ी जो है यह कीटों की कैटेगरी में नहीं आती है। इसके अलावा मकड़ियों में टोटल 8 टांगें पाई जाती हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से जो आपका तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे का जो रक्त होता है वह सफेद होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तिलचट्टे का जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है वह सफेद होता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग 100 से ज्यादा बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि मकड़ियों के द्वारा जो रेशम उत्पादित किया जाता है उसका क्या नाम है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित जो रेशम होता है उसको हम कहते हैं गासमीर रेशम। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गासमीर रेशम होता है उसका जो उत्पादन है वह मकड़ियों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। यानी कि इसमें से जो 4 ग्रुप दिया गया है, इसमें से जो जंतु दिए गए हैं, इनमें से कौन से ग्रुप के जंतु रात्रिचर यानी कि रात में चलने वाले हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से मच्छर हो जाएगा आपका, चमगादड़ हो जाएगा और उल्लू। यानी कि मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, यानी कि ऑप्शन बी वाले जो जंतु हैं आपके, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये सभी आपके रात्रिचर जंतु होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। यानी कि 4 दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से कौन सा जानवर है जो ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो इसमें से आपका जो कंगारू चूहा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कंगारू चूहा है वह ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कंगारू चूहा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका कंगारू चूहा होता है, बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे जो डी है कंगारू चूहा, वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांप के जो जहरीले विष दंत होते हैं वो किसका रूपांतरित रूप होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो सांप के जहरीले विष दंत होते हैं ये रूपांतरित रूप होते हैं जंभिका दंत के। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सभी आपके जंभिका दंत के रूपांतरित रूप होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चट्टान पर उगने वाले जो पादप होते हैं वे क्या कहलाते हैं। 100% आपसे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो चट्टानों पर जो उगने वाले पादप होते हैं इनको हम क्या कहते हैं। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इनको कहा जाता है शैलोदभिद। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शैलोदभिद प्रकार के पादप होते हैं ये चट्टानों पर उगते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिएगा। जो साथी जो सहपाठी आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
उनको यह जो टॉपिक है उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी तैयारी बायोलॉजी की अच्छे से हो सके। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो इसमें से आपका जो घटपर्णी है, घटपर्णी पादप, यह एक कीटाहारी पादप कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, घटपर्णी पादप। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम पीचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, घटपर्णी को हम पीचर प्लांट भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पौधे का कौन सा भाग है जहां से हल्दी हमको मिलती है? तो आप ये ध्यान से याद कर लीजिएगा, पौधे का जो तना वाला भाग होता है, तने वाले भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो दिए गए 4 सब्जियों में से इसमें से एक रूपांतरित जड़ है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है शकरकंद। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपका शकरकंद होता है यह रूपांतरित जड़ होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शकरकंद। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा पादप है जिसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था। जो शकरकंद आपका है इसका संग्रह अंग होता है जड़, और बाकी जो आपके 3 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे इनका संग्रह अंग होता है तो तना। तो तना से संबंधित कौन कौन से आपके? गन्ना हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया, लेकिन आपका जो शकरकंद है इसका संबंध जड़ से होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शकरकंद का जो संग्रह अंग होता है वह तना नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें से इनको सुमेलित करना है। तो आइए इनको सुमेलित कर लेते हैं। और प्रकंद क्या होता है? तो प्रकंद का संबंध आपका अदरक से हो जाएगा। तो आपका प्रकंद अदरक, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। स्तंभ कंद इसमें से क्या होता है? तो स्तंभ कंद आपका होता है आलू होता है, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा आलू, कौन सा 4 हो जाएगा। सल्क कंद आपका क्या होता है? तो सल्क कंद आपका लहसुन होता है, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। घन कंद आपका क्या होता है? तो घन कंद आपका होता है जिमी कंद या सूरन। तो आप इसे याद रखिएगा, आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा। तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 2 हो गया। तो इसको आप सुमेलित कर लीजिएगा, आगे इसका आंसर भी लिखा गया है। तो 3 4 1 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा राइट आंसर। इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लौंग जो होती है वह क्या होती है? आपसे पूछा गया है। तो लौंग जो होती है आपकी बंद कलियां होती हैं। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो लौंग होती हैं वह बंद कलियां होती हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बंद कलियां होती हैं। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसके बीच? आपसे पूछा जा रहा है कि जो माइकोराइजा होता है यह किनके बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है? तो माइकोराइजा को हम बोलते हैं कवक मूल। इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हिंदी में कवक मूल। तथा ये जो कवक मूल होते हैं किनके बीच सहजीवी संबंध होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कवक और पौधों के मध्य, कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध होता है क्या? तो कवक मूल। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका माइकोराइजा होता है यह कवक और पौधों के मध्य का एक सहजीवी संबंध होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लौंग जो होता है एक प्रकार का मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो लौंग जो होता है यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पौधे की जो फूल की कली होती है उसी से जो है आपका लौंग जो है वह प्राप्त होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? फूल की कली से। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लेटेस्ट का आपका जो बीपीएससी बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ था, पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कम से कम इन प्रश्नों को तो याद ही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल, यानी कि इसमें से कौन सा एक फॉल्स फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट इसमें से कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसमें से आपका जो सेब होता है
वह फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है, यानी कि यह एक सच्चा फल नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि जो आपका सेब हो गया ये फॉल्स फ्रूट होता है। इसके अलावा सेब के अलावा कौन कौन से फल होते हैं जो सच्चे फल नहीं होते हैं? तो सेब के अलावा आपका हो गया काजू हो गया, सेब के अलावा काजू हो गया, उसके अलावा नाशपाती हो गया, नाशपाती। तो ये सभी आपके फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये सच्चे फल नहीं होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, सेब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? तो लहसुन में जो गंध आती है उसका कारण होता है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के उपस्थिति के कारण जो स्मेल आती है वो आती है लहसुन में। तो आप इसे याद रखिएगा, सल्फर यौगिक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, सल्फर यौगिक। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आने लगते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, यानी कि प्याज में क्या मौजूद होने के कारण जब हम प्याज के छिलके उतारते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल, यानी कि जो प्याज होते हैं ये सल्फेनिक अम्ल का जो है क्या करते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल का निष्कर्षण करते हैं, जिस कारण से हमको हमारी आंखों में जो है आपका क्या आने लगता है? तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा, सल्फेनिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सल्फोनिक की जगह आप कर लीजिएगा सल्फेनिक होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सल्फेनिक, सल्फेनिक अम्ल जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फेनिक अम्ल के उत्सर्जन के कारण ही जो हमारे प्याज काटने पर हमारे आंखों से जो आंसू है वो आने लगते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, सल्फेनिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सल्फेनिक कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देख रहे हैं सल्फेनिक अम्ल, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सल्फेनिक अम्ल, आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है, यानी कि मिर्च के तीखेपन का कारण क्या होता है? तो मिर्च के तीखेपन का कारण आपका होता है कैप्सेइसिन की उपस्थिति, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण जो मिर्च होती है वह तीखी होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण जो मिर्च का स्वाद होता है वह तीखा होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और रेशम का जो कीड़ा होता है, यानी कि जो सिल्क वार्म होता है, अपने जीवन चक्र के किस चरण में फाइबर ऑफ कॉमर्स यानी कि वाणिज्यिक तंतु को पैदा करता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिए, जो आपका सिल्क वार्म होते हैं, जो आपके रेशम के कीड़े होते हैं, अपने जीवन के जब ये प्यूपा वाले चरण में होते हैं, यानी कि जब ये कोशित होते हैं, जब ये प्यूपा होते हैं, तभी ये वाणिज्यिक तंतु को पैदा करते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब ये प्यूपा होते हैं, यानी कि जब ये कोशित होते हैं, तभी ये वाणिज्यिक तंतु को पैदा करते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह क्या है? यानी कि रेशम के कीट किस पर पनपते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपके रेशम के कीट होते हैं ये शहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, जो रेशम के कीट होते हैं ये शहतूत की पत्तियों पर पनपते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, शहतूत की पत्तियां। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? यानी कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो इसमें से रेशम कीटों से प्राप्त होता है, शहद कीटों से प्राप्त होता है, लाख आपका कीटों से प्राप्त होता है, लेकिन आपका जो मोती होता है वह कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका मोती है यह कीटों से प्राप्त नहीं होता। तो इसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि फसल है? यानी कि इसमें से कौन सी एक औषधीय फसल है? तो इसमें से घृत कुमारी। घृत कुमारी क्या होती है? तो आपकी जो घृत कुमारी होती है उसको हम एलोवेरा के नाम से जानते हैं। घृत कुमारी को हम एलोवेरा कहते हैं, तथा जो एलोवेरा आपका होता है एक औषधीय पौधा होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मलेरिया रोग की जो प्रभावी औषधि होती है इसका नाम है कुनैन। इसका निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है? तो कुनैन का जो निष्कर्षण है यह सिनकोना की छाल से होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनकोना की छाल से जो है आपका कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से जिस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है उनको आपको बताना है, यानी कि वह कौन से समूह के जीव हैं जिनका उपयोग डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में होता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इनका नाम है डायटम।
डायटम समूह के जो जीव होते हैं इनका जो महत्व है वो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में है। तो आप इसे याद देखिएगा, डायटम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, डायटम। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सहतूत का फल है, क्या है सहतूत का फल क्या होता है? तो यह एक प्रकार का सोरोसिस होता है। याद देखिएगा, जो आपका सहतूत का फल होता है यह एक प्रकार का सोरोसिस होता है, यानी कि सहतूत के फल को हम सोरोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सोरोसिस। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से मानव निर्मित अनाज कौन सा है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें से जो आपका ट्रिटिकेल है यह मानव निर्मित अनाज है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही है, यह इसका जो निर्माण है वह मानव के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, टेल। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो इसमें से पौधे के तने का उत्पाद कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास जो है यह पौधे की तने का उत्पाद नहीं है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो कपास होता है वह पौधे की तने का उत्पाद नहीं होता, बल्कि यह फलों में स्थित बीज से उत्पन्न होता है। तो आप इसे याद देखिएगा। बाकी आपकी जो सन हो गया, पटसन हो गया और जूट हो गया, सन, पटसन और जूट, ये तीनों जो है आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं? तने से प्राप्त होते हैं। लेकिन आपका जो कपास होता है यह तने का उत्पाद नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपकी शुष्क जलवायु होती है वहाँ पे भली भांति जो पौधे उगते हैं उनको हम कहते हैं मरूदभिद। क्या होता है? वे पौधे कहलाते हैं मरूदभिद। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपका सी या बिल्कुल सही जगह, जो आपके मरूदभिद पौधे होते हैं ये रेगिस्तानी एरियाज में शुष्क जलवायु में उगते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, तथा इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, बहुत अधिक गहराई पर इनकी जड़ें होती हैं, तथा इनका जो आपके मरूदभिद पौधे होते हैं इनका जो तना होता है काफ़ी ज़्यादा मांसल होता है, काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, जिससे भी आप याद रखिएगा। तो इनके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मरुभूमि में पादप अधिकतर किस प्रकार के होते हैं? तो मरुभूमि में जो पादप होते हैं अधिकतर मांसल होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, अधिकतर जो है मरुभूमि के जो पौधे होते हैं वे मांसल होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को कहते हैं हम हैलोफाइट। आप इसे याद रखिएगा, जो हैलोफाइट होते हैं वे नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे होते हैं। तो हैलोफाइट यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल की अधिक मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण किस प्रकार से करते हैं, किस माध्यम से करते हैं? तो जो जल होते हैं, जो मतलब जल की अपनी आवश्यकता को जो पौधे होते हैं वे जड़ों के बालों से प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है तथा उस जल की मात्रा को जो पौधे होते हैं वे अपने जड़ों की बालों से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, यानी कि रूट हेयर्स जो होते हैं उन्हीं से जो है आपके जो पौधे होते हैं वे जल को प्राप्त करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आपके हरित पादप आते हैं। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आपके हरित पादप आते हैं, तथा इनको हम उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, हरित पादप जो होते हैं ये प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? यानी कि जो आपका सेब होता है उसमें लाली किसके कारण से होती है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो सेब होता है उसमें लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन होता है। क्या होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण जो सेब होता है वह लाल होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो जो आपका टमाटर होता है उसमें लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन की मौजूदगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइकोपीन के कारण जो आपका टमाटर होता है वह लाल हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है?
तो पपीते में पीले रंग का कारण होता है कैरिका जैंथिन की उपस्थिति। क्या होती है? तो कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण जो पपीता होता है उसका रंग जो होता है वह पीला हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैरिका जैंथिन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और खमीर किसका एग्जाम्पल है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, खमीर हो गया, इसके अलावा जो मशरूम हो गए, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सभी आपके कवक के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आपको याद है, कवक, फंगी, या इसको कह लीजिए आप फफूद, इनको हम फफूद के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल है? खमीर हो गया, इसके अलावा आपका मशरूम हो गया, ये सभी आपके फफूद यानी कि कवक के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और रसेदार यानी कि जो रसेदार सब्जी बनती है जिसमें आपका मशरूम का प्रयोग होता है, तो वह मशरूम क्या होता है? तो मैंने आपको भी बताया, जो आपका मशरूम होता है वह होता है कवक, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मशरूम आपका कवक होता है जिसकी सब्जी बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कपास का मुख्य घटक क्या होता है? तो कपास का मुख्य घटक होता है सेलुलोज, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका सेलुलोज होता है वह कपास का इंपॉर्टेंट घटक माना जाता है। तो सेलुलोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम कहते हैं, यानी कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं म्यूटुअलिज्म। क्या कहते हैं? म्यूटुअलिज्म के अंतर्गत ही जो शैवाल और कवक होते मिलने के बाद लाइकेन बनते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, म्यूटुअलिज्म। आप इसे याद कर लीजिएगा, म्यूचुअलिज्म। अगला प्रश्न आपके सामने है, हेरोइन किससे प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो हेरोइन होती है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो हेरोइन होती है वह अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो आपका जो मार्फिन होता है यह फल से प्राप्त होता है, एक प्रकार का जो फल होता है उसी से जो है आपका मार्फिन प्राप्त होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो पोस्ता के, आप इसे याद रखिएगा, पोस्ता के अपरिपक्व यानी कि अधपके जो फल होते हैं उन्हीं से आपका जो मार्फिन होता है वह प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फलों से। अगला प्रश्न आपके सामने है, और अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपका जो अफीम पोस्ता होता है यह पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है, यानी कि जो अधपका फल होता है उसी से आपका जो अफीम पोस्ता होता है वह जो अफीम होता है वह प्राप्त होता है, यानी कि पोस्ते का जो अधपका फल होता है उसी से आपका अफीम प्राप्त होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका जो अफीम होता है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का जो वानस्पतिक नाम है उसको हम कहते हैं पैपेवर। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। तो पैपेवर। अगला हो जाएगा सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। तो यह जो होता है आपका वानस्पतिक नाम होता है अफीम का, तथा जो अफीम होता है यह पोस्ता पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा यह जो टॉपिक था उसको हमने समाप्त कर लिया है। टोटल 61 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया है। इस टॉपिक का आपका नाम था वर्गिकी। तो आज यह वर्गिकी का टॉपिक आपका समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।